ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का समाज सुधार आंदोलन का क्लास कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इसको शॉर्ट में हम यूज करेंगे SRM। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना लंबा कौन बोलेगा, शॉर्टकट का जमाना है। SRM, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी का होने वाला भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 19th सेंचुरी का होने वाला सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो हम इसको आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको ये सब दिखा दूं कि एक पूरे चैप्टर का फॉर्मेटिंग है। और आप जानते भी होंगे कि जब मैं पढ़ाता हूं, उसका जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है कि सबसे पहले मैं क्लास का फॉर्मेटिंग देता हूं, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर टू द पॉइंट न पढ़ा जाए तो ये लास्ट टाइम में बड़ा भारी बोझिल हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग देखते हैं कि एक फॉर्मेटिंग जरूरी है। फॉर्मेटिंग क्यों जरूरी है ये भी ध्यान रखिए कि फॉर्मेटिंग जो है किसी भी चैप्टर का रॉ मटेरियल होता है। इसके आधार पर आप बिल्डिंग को, उस चैप्टर के बिल्डिंग को आप तैयार कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मेटिंग जरूरी है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मेटिंग का एक अलग नोट्स हो और इसके डिटेल का, व्याख्या सहित जो डिटेल है उसका एक अलग नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मेटिंग में कि सबसे पहले क्या क्या है। समाज सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के उदय के कारण, कॉजेज क्या क्या थे इसके, इमरजेंस के उदय के कारण, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इसका स्वरूप, नेचर या फीचर, स्वरूप या विशेषता। जब भी आता है कि समाज सुधार आंदोलन के स्वरूप या विशेषता का वर्णन कीजिए, तो हम इस चैप्टर आता है। कभी स्वरूप अकेले भी आ सकता है, कभी विशेषता अकेले भी आ सकता है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होता है, स्वरूप या विशेषता। तीसरा होगा इसकी लिमिटेशन, सीमाएं क्या है, समाज सुधार आंदोलन की क्या क्या सीमाएं हैं, या इसको लैंग्वेज बदल दे तो ये कहते हैं क्या क्या इसकी कमियां हैं। ठीक है, इंपैक्ट क्या था, इसका प्रभाव क्या था, समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या था, हम इसको देखेंगे। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान। ये मात्र मेरे ही क्लास में मिलेगा, न तो आपको किताब में कहीं लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में कई बार आया है, जीएस में भी आया है और आगे भी आने की पूरी इसकी संभावना है। तो इसका योगदान राष्ट्र निर्माण में कैसा है और राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर प्रमुख सुधारक अगला टॉपिक होगा। प्रमुख सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये प्रमुख सुधारक है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सर सैयद अहमद खां है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ठीक है, या अन्य भी कुछ लोग हैं जो कि, लेकिन मूलतः 3 ही 4 हैं जिनके की फिलॉसफी वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर का आपका खाका है, यही आपको पढ़ना है। उदय के कारण, स्वरूप, सीमाएं, प्रभाव और योगदान और प्रमुख सुधारक, इतने में आपका चैप्टर समाज सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट समाप्त। अब हम एक एक करके देखते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदय के कारण देखेंगे। उदय के कारण देखने से पहले हम इसका एक पृष्ठभूमि आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे शुरू हुआ। तो आप जानते होंगे कि जो समाज सुधार आंदोलन है आधुनिक भारत का इतिहास में, वो भारत में 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण घटना है, जो न केवल भारत को बल्कि विश्व को भी प्रभावित किया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी ये अपने प्रभाव में लिया था। तो समाज सुधार आंदोलन दो सामाजिक धार्मिक दो पहलुओं से मिलकर बना है। किसके किससे, समाज और धर्म, हम दोनों यहां पर टर्म यूज कर रहे हैं, इसको आप लोग पहला समझ लीजिए। समाज और धर्म, सोशियो रिलीजियस,
मूलतः ये समाज सुधार है, लेकिन कोई भी समाज तभी तक समाज है जब तक उसमें धर्म इंक्लूड है। माने कि धर्म को हटाकर आप समाज की कल्पना कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। और ये धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो धार्मिक बुराइयां थी, उसी को समाज में जो प्रभाव स्थापित हो गया था उसको दूर करने के लिए आंदोलन चला था। इसीलिए इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि क्या कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, ये भारत के 19वीं शताब्दी की जबरदस्त बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल पुथल का एक परिचायक भी है, एक उसका अंग भी है। ठीक है, ये आंदोलन अपने स्वरूप में बहुमुखी प्रतिभा का और व्यापकता को लिए हुए था। एक बहुत व्यापक था और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न इसमें लोग थे। तो इसका जो स्वरूप था वो बहुमुखी पर आधारित था। कहा जाता है कि भारत का समाज सुधार आंदोलन एक पुनर्जागरण का भी आंदोलन था भारत के लिए। ठीक है, क्या था कि इंडियन सोशियल रिलीजियस मूवमेंट इज द जस्ट लाइक अ रेनेसा। ठीक है, ये भी कहा जाता है इसको। ठीक, इसमें एक तरफ तो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया था। जैसे सामाजिक बुराई थी, धार्मिक बुराइयां थी जो विद्यमान थी, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, बाल विवाह, दहेज, एक बहुत से बुराइयां थी, उसको दूर करने का प्रयास तो किया ही किया गया था। इसमें जो आपका पास्ट था, अतीत था, क्या अतीत, उसको उजागर करके गौरवान्वित करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि भारतीयों के मन में ये बात बैठ गया था कि हमारी कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं रहा है। तो उनको गौरवान्वित करने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए अपने अतीत के जो गौरवशाली कार्य थे उसको भी यहाँ पर ये लोग उजागर किए और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास की भावना को भरने का भी ये आंदोलन प्रयास किया था। तो इस तरह से इसका एक बैकग्राउंड है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ये क्या है धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो अगर 10 लाइन में कहा जाए तो कहेंगे कि समाज सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बौद्धिक आंदोलन था, जिसमें समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और न ही केवल दूर करने का बुराइयों का प्रयास किया गया था, बल्कि साथ ही साथ अपने अतीत के तार्किक एवं गौरवशाली चीजों को उजागर करके भारतीयों के बीच में आत्मविश्वास फैलाने का, आत्मविश्वास उत्पन्न करने का भी कार्य किया गया था। ठीक है, ये हो गया भूमिका। भूमिका के बाद अब हम आते हैं क्या, उदय के कारण, समाज SRM, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, SRM के उदय के कारण। अब इसको आप समझिए एक एक बिंदु करके कि इसके क्या क्या कारण थे। तो पहला जो कारण था वो था औपनिवेशिक सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रति उत्तर। क्या पहला कारण था इसका समाज सुधार आंदोलन के उत्पन्न होने का, औपनिवेशिक सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रति उत्तर देना। ठीक है, अब कैसे, देखिए जब भारत में, इसको समझिएगा, पहला बिंदु यही था कि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अपने उपनिवेश का विस्तार कर रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया था कि भारतीयों को अति पिछड़ा या हाफ निग्रो हाफ गोरिल्ला जैसे टर्म का यूज करके इनको सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, कह रहे थे कि आपका भारत में भारतीयों का कोई प्राचीन काल से कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारतीय लोग जो है सांस्कृतिक रूप से और मूल्यों के, वैल्यूओं के स्तर पर बड़े पिछड़े हुए थे, ये कहते थे हमेशा। एक कहते थे ये ब्लैक हैं और अपने आप को कहते थे कि हम बहुत आगे हैं, एडवांस हैं और हम बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर आपसे बहुत आगे हैं, एडवांस हैं। ठीक है, और भारतीय संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है। ये बात कुछ समाज सुधारकों को बड़ा नागवार गुजरा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर भारतीयों के अंदर ये आत्मविश्वास बैठ गया कि हम पिछड़े हैं, हम हमारे अंदर हमेशा शासित ही रहे हैं, शासन करने की कोई हमको क्षमता नहीं है, तो इस प्रकार की चीजें आ गई तो क्या होगा, उससे नुकसान कि ये कहीं न कहीं गुलामी की जो जकड़न है उससे मुक्त होने की बात ही नहीं भारत में आएगी। और
भारतीय लोग अपना डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि एक सांस्कृतिक सर्वोच्चता का जो व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी और उपयुक्तवाद के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा भारत में थोपा गया था, उसको ये दूर करने का प्रयास किया गया था समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से। मैं पहले ही बताया कि अपने अतीत के बातों को यहां पर उजागर करके उनको गौरवान्वित और आत्मविश्वास से भरने का भी यह आंदोलन था। तो एक महत्वपूर्ण कारण था कि प्रति उत्तर देना सांस्कृतिक सर्वोच्चता का, ठीक समझ में आया, कॉलोनियल सुप्रीमेसी का इनको प्रति उत्तर देना एक रीजन था। दूसरा था सांस्कृतिक रक्षा का दृष्टिकोण, ये भी उसी में है। जो ये लोग एक तरफ तो प्रति उत्तर कर रहे थे कि नहीं हम आपसे पिछड़े नहीं हैं, जब आप नंगे घूम रहे थे तो हमारे यहाँ गीता का उपदेश दे दिया गया था, जब आप पैंट पहनना नहीं जानते थे तब हमारे यहाँ मंदिर बन गई थी, तो ये तो चल रहा था। लेकिन इसमें यह भी था कि हमारे सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति में बड़ी बुराई आ गई थी, जाति छुआछूत, शूद्रों की बुरा स्थिति और महिलाओं की बहुत कंडीशन खराब होना, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, बाल विवाह, बाल हत्या एक्सेट्रा। तो ये सब जो चीजें थी तो इसको भी दूर करना जरूरी था। अगर आप नहीं करते ये सब चीजों को दूर और आधुनिक शिक्षा पर बल नहीं देते तो प्रगतिशीलता का तत्व नहीं आता, और प्रगतिशीलता नहीं आता तो भारतीय समाज पिछड़ा रह जाता। इसलिए सांस्कृतिक रक्षा का भी दृष्टिकोण इनका दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो यही है। ठीक है, तीसरा इसमें है कि सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का समाप्ति का दृष्टिकोण था। ठीक है, तीसरा बात वही है कि जो समाज में सच में अमानवीय चीजें थी उनको दूर करना था, जो कि एक बुराई के तौर पर भारत में घर कर ले गई थी। ठीक है, उसको दूर करना था। जैसे सती प्रथा, आप जानते होंगे कि सती प्रथा भारत की सबसे ज्यादा अमानवीय घटनाक्रम में से सबसे ऊपर स्थान रखता है, क्योंकि जब इसमें होता क्या था कि एक पति मर गया तो पत्नी को जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध जला दिया जाता था। यही सती प्रथा का सिस्टम था। ये महाभारत के कथाओं से इसकी पुष्टि भी होती है। कहा जाता है कि जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो दूसरी बीवी थी माद्री, उनको सती होना पड़ा था, सती कर दिया गया था, स्वैच्छिक हुई थी। लेकिन वो तो स्वैच्छिक हुई या नहीं हुई बात का बात है, कोई ऐतिहासिक उसका साक्ष्य नहीं है। यहां पर बहुत ज्वलंत घटना घटा राजा राम मोहन राय के सामने। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी को, जो उनके बहुत खास भी थे और कम एज थी, और उनके सामने उनकी इच्छा के विरुद्ध जला दिया गया था। राजा राम मोहन राय को यह घटनाक्रम बहुत ज्यादा प्रभावित किया, झकझोर दिया, और उसको एक बुराई के रूप में एज ए एविल वो इसको लिए और इसको दूर करने का प्रयास किए। उस तरह से भारत में बहुत से बुराइयां थी। केवल सती प्रथा एक एग्जाम्पल है, जिससे पहले बाल विवाह होता था। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, बाल विवाह हुआ। बाल विवाह होना अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या है। 16, 18, 12 वर्ष की लड़की अगर बच्चा पैदा करेगी तो स्वाभाविक है कि बच्चा पैदा करने के दौरान ही ज्यादा मर जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी ही उतना मैच्योर नहीं होती है बायोलॉजिकली। एक चीज, दूसरी चीज की मेडिकल हेल्थ का यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं था, तो बाल विवाह होने से उनको विधवा होने का रेशियो ज्यादा था। अब यहां पर क्या था, विधवा पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता। भारत में धार्मिक रूप से उसको बुराई मान लिया गया था, और विधवाओं को लो कंडीशन में समाज में जीने का परिस्थिति बना दिया गया था, ऐसा सिचुएशन बना दिया गया था। वो अच्छा खाना नहीं खा सकती, मसालेदार खाना नहीं खा सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, इस टाइप में महिलाओं को, विधवाओं की स्थिति थी। तो ये सब बहुत अमानवीय घटनाक्रम था जो कि यहां पर विद्यमान था। इस कुरीति को दूर करने के लिए समाज सुधार आंदोलन के माध्यम से आवाज उठाया गया, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, वीरेश लिंगम, हेनरी विवियन डेरेजियो, मुस्लिम समाज में बहुत से लोग, अब्दुल लतीफ, सर सैयद अहमद खां, पारसी समाज में दादा भाई नौरोजी, फरदूनजी नौरोजी, एस बंगाली एक्सेट्रा लोग आगे आए और समाज सुधार आंदोलन को जन्म देने में इन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो जाता है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का भी इनका एक कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिए, बहुत से आप लोग किताब पढ़ जाएंगे लेकिन ये सब एक जगह सुनियोजित मिलता ही नहीं है, कारण उदाहरण तो है ही नहीं है। सीधे किताबों में सिंपल जहां तक आप लोगों की पहुंच है, अब आप लोग जे थॉमसन की किताब तो पढ़ेंगे नहीं, डब्ल्यू स्मिथ की, लेकिन सामान्य बुकों में सब नहीं है। इसलिए जब भी आप पढ़ें
क्लास लेक्चर को बड़ा सिंपल तरीका से और बहुत सिंसियरिटी के साथ देखें। कहा जाता है कि भारत के समाज सुधार आंदोलन के उत्पन्न होने में यूरोपीय विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम भारतीय लोग हैं, अच्छा काम भी करते हैं, इसलिए क्या होता है कि कुछ विदेशी भी प्रभावित हो जाते हैं, कुछ विदेशी भी प्रभावित हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, ये लोग ऐसे लोग थे जो भारत के कल्चर को और समझे, यहाँ के अध्ययन किए, किताबों का, पुस्तकों का, यहाँ के मैन्यूट्स जो बड़े बड़े स्मारक हैं उसका अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद ये उनको एहसास हुआ कि नहीं, भारत का जो एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट हिस्ट्री एवं मॉड्यूल हिस्ट्री भी, जो भी हिस्ट्री है वो बड़ा ग्लोरियस है, बड़ा गौरवशाली है। ये तो हम लोग अपने शासन करने के लिए सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत पर अपना आधिपत्य थोपे हुए हैं। तो ये लोग भी भारत के संस्कृतियों का वर्णन किए, व्याख्या किए। इससे भारतीयों के, खास करके मैक्स मुलर और विलियम जोन्स, आप जानते भी होंगे कि विलियम जोन्स बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और विलियम जोन्स के ही गाइडेंस में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1784 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग थे जो कि भारत के संस्कृति को उजागर किए, भारत के संस्कृति का महिमा मंडन किए, इसको व्याख्यायित किए। तो ऐसी स्थिति जब आई तो भारतीयों के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं भाई, देखिए क्या है मामला, सब मिलाकर आत्मविश्वास का ही होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्टूडेंट है, परीक्षा देने जा रहा है, आप उस दिन उसको फ्रस्ट्रेट कर दीजिए, वो 15 सवाल गलत करके आ जाएगा। आप बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप मंच पे बोल नहीं पाएंगे। आप बहुत अच्छा जानते हैं, इंटरव्यू में गए, नर्वस हो गए। अब होता है यही आत्मविश्वास बढ़ाने का। एक व्यक्ति अगर रिक्शा चला रहा है और आप उसको कह दीजिए कि अरे तुम तो महाराणा प्रताप के वंशज हो और तुम कहाँ रिक्शा चला रहे हो, जाओ कुछ अच्छा काम करो, उसी दिन से वो बढ़िया काम करने लगता है और रिक्शा चलाने काम छोड़ देगा और कुछ अच्छा करना है सोचने, क्योंकि उसको आत्मविश्वास आ जाएगा कि हमारे पूर्वज तो बड़ी महान थे, हम कहाँ फंसे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो मामला आत्मविश्वास का ही होता है। और भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ये थोप दिया गया था कि आप सदा से शासित रहे हैं, आप अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं है। शक, कुषाण, हूण से लेके सब आप पर शासन किया है, ठीक है। आर्य भी जो है वो भी बाहरी लोग हैं, तो आप शासित ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास डाउन हुआ था। लेकिन भारतीय विद्वानों के द्वारा और लगे हाथ यूरोपीय विद्वानों के द्वारा भी जब भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन किया गया, उसको बहुत आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जो हकीकत था, वो भी नहीं कि झूठे में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। ऐसी स्थिति में इनके अंदर एक आत्मविश्वास आया और आत्मविश्वास के कारण हुआ कि समाज सुधार में जो समाज में पहली बुराई थी उसको दूर किया जाए। देखिए, समाज अगर जकड़न में है, समाज अगर पिछड़ा है, तो आप लाख डिजिटल इंडिया लाकर खड़ा कर दीजिए, वो कहीं सफल नहीं होने वाला है। और आपका बहुत से ऐसे उदाहरण है। पता चला कि अभी लखनऊ में मेट्रो चली, बहुत से लोग आके लखनऊ मेट्रो स्टेशन के बाहर यूरिन डिस्चार्ज कर रहे थे। बहुत से लोग ट्रेन चली तो पता चला उसका नल और उसका टुल्लू खोल कर लेकर चले गए। पता चला कि सरकार रोज कहती है कि आप दाहिने चलिए, लेफ्ट चलिए, लेकिन समाज में तोड़ने के लिए लोग। तो समाज जब तक पिछड़ा रहेगा, प्रगतिशीलता को नहीं अपनाएगा, मानवता को नहीं अपनाएगा, तो वो समाज कभी भी आगे जा ही नहीं सकता है। और यही रीजन है कि समाज सुधार आंदोलकों ने इस बात को समझा कि पहले समाज में क्या है, हम प्रगतिशीलता के तत्व लाएं। यही रीजन है कि विद्वानों के द्वारा भारत में उसके सांस्कृतिक रूप से, उसके शैक्षणिक रूप से प्रगतिशील करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। मीडिया का योगदान देखिए भाई, मीडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मीडिया नहीं है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तब तो पत्र पत्रिका और किताब ही मीडिया हुआ करते थे। आज देखिए श्रीवास्तव सर बैठे हैं, यहां से पोस्ट कर देंगे, रांची तक मामला पहुंच जाएगी, झूठ सच। तो ये सोशल मीडिया। लेकिन तब क्या था कि एक पत्र पत्रिका। अब होता क्या था इसमें, इस मीडिया कैसे समाज सुधार आंदोलन को जन्म दिया, ये समझिए। मीडिया के माध्यम से क्या होता था कि लोग जो बुराई थी उस पर लेख लिखना शुरू किए। सामाजिक जो बुराइयां थी, जो सोशल एविल था, उस पर लेख लिखना शुरू किए। एक चीज तो समाज में, और पहले का भारत का समाज बड़ा कोऑपरेटिव था, आज भी कोऑपरेटिव है। एक पेपर गांव में पहुंच गया तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो पढ़ता था, 10
लोग सुनते थे बैठ के। तो लोगों तक माउथ टू माउथ जो है बुराइयों के विषय में पहुंच हुआ और लोग अपने तर्क के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से जो बुराई थी उसका खंडन करना शुरू किए। एक चीज यहां से किताब लेखन के माध्यम से, पत्र पत्रिका मैगजीन के माध्यम से। दूसरी चीज कि मीडिया के माध्यम से योगदान से क्या हुआ कि सरकार का भी आकर्षण, ध्यान ये लोग खींचे, ठीक है, और सरकार से जो भी फायदा ले सकते थे वो लेने का प्रयास किए। तो सब मिलाकर मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का, प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम बना, जो समाज सुधार आंदोलन का जो एक्सपेंशन था, जो विस्तार था, उसको ये लोग और ज्यादा विस्तारित किए। ठीक, तो ये हो गया मीडिया की भूमिका, एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक शिक्षा एवं मिशनरीज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। कहा जाता है कि अगर आधुनिक शिक्षा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की प्रगतिशीलता की कल्पना ही बेकार है। आप बिना आधुनिक, एक शिक्षित व्यक्ति को मान लीजिए कि अभी सरकार ने कुछ भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाई या उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यक्रम लाया, तो उसका क्या बेनिफिट है और किस प्रकार से उसको अप्लाई करना चाहिए समाज में, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रगतिशीलता को एक्सेप्ट करता है। और यही रीजन है कि जो आधुनिक शिक्षा से लवरेज लोग थे, आधुनिक विद्वान लोग थे, उन लोगों ने समाज के बुराइयों पर कुठाराघात करना शुरू किया। और उसमें भारत में कम शिक्षा प्राप्त थे वेस्टर्न से जो पढ़कर आए, जहां समानता की बात हो रही थी, जहां स्वतंत्रता की बात हो रही थी, न्याय की बात हो रही थी, मानववाद की, सबसे बड़ी चीज की मानववाद की बात चल रहा था। और जब तक मानववाद की स्थापना नहीं होगा तब तक समाज में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। और ये मानववाद कौन स्थापित करता है? जो आधुनिक शिक्षा से ग्रसित लोग थे। ठीक है, तो जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके लोग आए, वो लोग आधुनिक वैल्यू को बढ़ावा देना शुरू किए। ये मानवतावाद क्या कहता है? ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि आप इह लोग यानी कि इस जगत पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वर्ग है कि नहीं है, न इसको कोई देखा है न कोई देख पाएगा। और होता क्या था पहले, समाज जो जीर्णशील समाज होता है तो बिना खाए पिए 4-4 दिन तक उपवास है, तपस्या है, शारीरिक क्लेश दे रहे हैं और अपने परलोक सुधारने का बात कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन मानव को कष्ट दे रहे हैं। तो मानववाद कहता है कि जो भी है मानव को केंद्र में रखकर डेवलपमेंट करिए, मानव को केंद्र में रखकर ही आप अपना सोचिए, विचारिए, कुछ भी करिए। मानव पहले है, उसके बाद ही कुछ भी है। तो मानववाद जब आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, क्योंकि मानववाद होगा तो मानव का वैल्यू बढ़ेगा, तो मानव को जिंदा आप जलाइएगा नहीं, मानव को विपरीत परिस्थिति में रखिएगा नहीं। मानवतावाद यही कहता है। मानवतावाद क्या कहता है? बड़ा अमानवीय कंडीशन है। अब ट्रेन में जाते हैं, पता चला 10 सीट है, 100 लोग बैठ गए, तो वहां क्या कहता है? साला लगता है अमानवीय घटनाक्रम चल रहा है ये। तो यही है कि मानवता को आप जो है यहां पर इंपॉर्टेंट दिया गया। और वो कौन दिया? जो आधुनिक शिक्षा से लवरेज लोग थे, जो आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग समानता की बात किए। हमारे समाज में जाति धर्म के आधार पर समाज पर, धर्म तो कम था लेकिन जाति के आधार पर छुआछूत था, शूद्रों की विपरीत कंडीशन थी, महिलाओं की उससे भी वर्स्ट कंडीशन था, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। और ये आधुनिक शिक्षा के से जो लोग थे, इन सब बुराइयों को, खास करके महिलाओं से संबंधित जो बुराई थी उसको दूर करने का प्रयास किए, महिलाओं को भी बराबरी का हक देने की बात की। ठीक, मिशनरीज का संपर्क देखिए, मिशनरीज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा समाज सुधार आंदोलन करने में, 2 तरीका से, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मिशनरीज जब भारत में आई तो ये लोग क्या किए कि जो समाज का जितना पिछड़ा लोग था, जनजातीय क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसको ये लोग टारगेट किए। और उसको टारगेट करने के बाद क्या किए कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे शिक्षा का, हेल्थ का विकास करना शुरू किए और उनको मनी के माध्यम से उसको हेल्प कर रहे थे। तो जो मनी के माध्यम से, रुपया पैसा के माध्यम से जब हेल्प करते थे तो बाद में क्या होता था कि ये लोग प्रभावित होने लगे समाज, और लोग कन्वर्जन शुरू कर दिए। तो एक तरह से कन्वर्जन हुआ यहाँ पर।
दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब मिशनरीज आए तो यहाँ पे आधुनिक स्कूल और हेल्थ का निर्माण किए, खास करके आधुनिक स्कूल के क्षेत्र में। तो जो आधुनिक शिक्षा से जो पढ़ लिख कर लोग निकलते थे, वो लोग भी अंग्रेजों के वास्तविक मंशा को समझने का प्रयास किए। वास्तविक इनका इंटेंशन क्या है, कथनी और कथनी में कितना अंतर है, ये बात आधुनिक शिक्षा से लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझे। तो ये इनका मंशा अंग्रेजों का उजागर करना शुरू कर दिए कि भाई ये कहते कुछ है लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और है। इनका उद्देश्य उपयोगितावादी नहीं है, शोषण पे आधारित है। तो इस तरह से एक हुआ। दूसरा, वो जो ये लगातार कन्वर्जन करा रहे थे, तो कन्वर्जन को जो धर्मांतरण करा रहे थे उसको रोकने के लिए समाज में सुधार जरूरी था। जब तक समाज सुधार नहीं होता, आधुनिक शिक्षा की नींव नहीं पड़ती, तब तक जो है ये लोग कन्वर्जन ज्यादा कराते। तो अपनी संस्कृति ही संकट में आ सकती थी। अपने जो पूरा ईसाईकरण हो जाता, क्योंकि ईसाई मिशनरीज क्या थे, ईसाई बना रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। और मिशनरियोज के आने से जितने भी मिशनरीज आए तो भारतीय लोगों का कान खड़ा हो गया। तो ये दोनों पहलू पर ये लोग विचार किए और समाज सुधार आंदोलन जैसे एक घटनाक्रम को करने के लिए इनको मजबूर कहिए या उत्प्रेरित हुए। तो समाज सुधार आंदोलन क्यों भारत में आया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इसमें हम पढ़े कि उदय के क्या कारण थे, समाज सुधार आंदोलन के उदय के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। जब परीक्षा में आएगा तो इसमें से आधा लोग तारा गिनने लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किताब में है ही नहीं है और परीक्षा में आता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखें कि समाज सुधार आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे। तो औपनिवेशिक, पहला औपनिवेशिक सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रति उत्तर देना। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक रक्षा का दृष्टिकोण। ठीक है, अपने संस्कृति के रक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण इसका कारण था। तीसरा था सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियों की समाप्ति का दृष्टिकोण। ठीक, चौथा था मीडिया का योगदान, हो गया। पांचवा है यूरोपीय विद्वान, ठीक, जैसे विलियम जोन्स और मैक्स मूलर इत्यादि लोगों का योगदान, वो भी कैसे है इसको हम लोग व्याख्या कर दिए। फिर है आधुनिक शिक्षा एवं मिशनरीज संपर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा और मिशनरीज जो संपर्क है वो भारत में समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज सुधार आंदोलन के उद्भव होने में कैसे भूमिका निभाई, हम इसको देख लिए। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। क्या है, इसका स्वरूप कैसा था, समाज सुधार आंदोलन का स्वरूप। ठीक है, इसका नेचर। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, इसका स्वरूप कैसा था। देखिए, कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन का एक स्वरूप होता है, एक नेचर होता ही होता है। ठीक है, एक नेचर होता है। चाहे कोई भी आंदोलन चले, वो डिमांड के आधार पर उसका नेचर होता है, और डिमांड के साथ ही साथ उसका एरिया पर भी असर क्या पड़ता है, उस अनुसार भी उसका एक नेचर बनता है, उसी अनुसार वो कार्य करता है। जैसे देखिए, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसका क्या स्वरूप है, ये अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप यही है। दूसरा है कि ये क्षेत्रीय ही है। यहाँ न तो यूपी का किसान आ रहा है, मुख्यतः खास करके पूर्वांचल का, ना ही बिहार का आ रहा है, ना ही बंगाल का आ रहा है, ना ही आंध्रा और ना ही नॉर्थ ईस्ट का आ रहा है। ये दो चार इधर के ही लोग, दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग यहाँ जुट रहे हैं। तो इसका एक क्षेत्रीय स्वरूप हम कह सकते हैं। इसलिए जो आंदोलन होता है, जो मूवमेंट होता है, जो मोमेंट्स होते हैं, उसका एक नेचर होता है। ठीक है, उसका एक नेचर होता है। यही नेचर हमको पढ़ना है समाज सुधार आंदोलन का। हम यहां पर भी क्या कर रहे हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, SRM। ठीक है, तो ये मूवमेंट है, तो स्वाभाविक है कि इसका एक स्वरूप होगा। ठीक, हम इसको देखते हैं इसका क्या क्या स्वरूप था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो स्वरूप था वो धर्म निरपेक्ष स्वरूप था। कैसा स्वरूप था,
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था। ठीक है, देखिए जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आप ब्रह्म समाज के रूप में ले लीजिए, चाहे वो ब्रह्म समाज हो या आर्य समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो भी हो, चाहे अहमदिया आंदोलन हो, जो भी हो, एक किसी धर्म विशेष को कभी टारगेट नहीं किया था। ध्यान रखिएगा कि समाज सुधार आंदोलन जब भी हुआ है एक धर्म विशेष के अगेंस्ट कभी नहीं हुआ। ये सामाजिक आंदोलन था और समाज में व्याप्त विभिन्न समाजों में, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई नहीं, खास करके पारसी समाज, उसमें जो बुराई थी उसके ही अगेंस्ट ये आवाज उठाए थे। यहां पर इसका जो भी नेचर था वो टोटली सेकुलर था। कहीं से भी ये ऐसा नहीं कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज को कहा कि आप बुरे हैं या मुस्लिम समाज हिंदू समाज को कहा कि आप बुरे हैं, कहीं पर भी ऐसा बात इसमें आया ही नहीं था। इसका प्रथम उद्देश्य था कि जो भी धार्मिक मुद्दा है जिससे कि एक ग्रुप का भावना हिट करता हो, वहां पर हम अटैक ही नहीं करेंगे, वहां पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। इसलिए इसका पहला जो स्वरूप था वो कैसा था? धर्मनिरपेक्षता, जिसे ब्रह्म समाज 1828। देखिए ये किस पे बात किया? हिंदू समाज में व्याप्त बुराई, जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बहुपत्नीवाद, सती प्रथा, ये धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, न हिंदू धर्म का मामला है न मुस्लिम धर्म का। ये सीधे का सीधे क्या है? एक बुराई है। वो इसके विरुद्ध आवाज उठाए थे। ठीक है, क्या किए थे? इसके विरुद्ध आवाज उठाए थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था कि इसका जो पहला स्वरूप है वो कैसा है? समाज का धर्मनिरपेक्षता। ये हमेशा से हमेशा धर्म और व्यक्तिगत हित के बीच में ये एक डिफाइन दूरी बनाए रखे थे। ये इनका फर्स्ट था, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। दूसरा, पुनरुत्थानवादी स्वरूप। समाज सुधार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पुनरुत्थानवादी स्वरूप को लिए हुआ था। इसके जो फॉलोअर थे इस सिद्धांत के, वो थे दयानंद सरस्वती, चिपलुंकर इत्यादि लोग। कैसे? अब इसको देखिए। दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमारा समाज कभी से पिछड़ा नहीं रहा है और जो समाज में कुछ बुराइयां आ गई हैं वो एक घटना मात्र है और इसको दूर किया जा सकता है। उसके लिए इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि हर समस्या का समाधान वेदों में है, हमारे प्राचीन संस्थाओं में है, प्राचीन साहित्यों में है। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था ये? वेदों की ओर लौटो। इनका कहने का उद्देश्य यही था कि जो भी बुराई है वो दूर हो सकती है अगर हम वेदों का जो किताब है वो उसका हम तार्किक रूप से अध्ययन कर ले। ठीक है, वहां से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके कहने का इतना ही मतलब था। कहीं से वो ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि हिंदू धर्म और वैदिक पीरियड और वेद जो है बहुत अच्छा है। चूंकि क्या था, वेदों में समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की भी बात की गई है, वैज्ञानिक भी है, उसमें कुछ कमियां भी हैं लेकिन अच्छाई ज्यादा है। ये नहीं है कि कमियां नहीं ही है, लेकिन अच्छाई ज्यादा है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था। ये पहले व्यक्ति थे जो कहते थे कि स्वदेशी का टर्म ही यूज सबसे पहले किए थे। वो बोलते थे कितना भी खराब, बुरा से बुरा